प्रिय छात्रों, आज हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर नंबर इकोनॉमिक्स का सेट 2 भेजा है उसको हल कर रहे हैं। आप भी साथ साथ करते रहें ताकि आपके अंकों में सुधार हो सके, अच्छे नंबर आपके आ सके। तो आपके सामने जो दिखाया जा रहा है पेपर नंबर 2 दिखाया जा रहा है। इस पेपर में जो ऑप्शन टाइप वाला प्रश्न है वो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसमें आप व्यष्टिगत अर्थशास्त्र देखें, राष्ट्रीय आय समष्टि का है, समग्र मांग समष्टि का है, व्यापार चक्र समष्टि का है, मांग का सिद्धांत। हमारा डी ऑप्शन सही है इसमें। नेशनल इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, एरिया डिमांड एंड ट्रेड साइकिल, ये तीनों के तीनों समष्टि के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ थ्योरी ऑफ डिमांड है। तो हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। उपभोक्ता बिंदु किस संतुलन पर होता है? उपभोक्ता का संतुलन हमेशा MRSXY इक्वल टू PX बटे PY होता है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है, पहला ही ठीक है। इसमें बी और सी और बाकी तो फिर आगे गलत हैं ही, और बाकी को हम देखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हो गया। आगे आप आगतों का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? आगतों में जब वस्तुएं लगाई जाती हैं किसी भी में, तो परिवर्तन होकर के उससे जो निकलता है उसे उत्पादन कहते हैं। लाभ हानि और ये सारे गलत हैं। हमारा सी इसके लिए सी उत्तर हमारा सही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इनटू द गुड्स कॉल्ड इज प्रोडक्शन। आज जो आउटपुट होता है, बाहर निकलता है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है? जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन भी घटती दर से घटता है, इसलिए सी हमारा उत्तर ठीक है, बाकी गलत है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्शन इन डिस्क्रीज? तो इसमें हम इंक्रीज इन एट द डिस्क्रीज रेट, ये प्रश्न आपका इसमें भी आया था, जो आपका भी प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था। ये ठीक प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है आपका, इसलिए इसका सी उत्तर है। और अगला प्रश्न आपका, औसत लागत किसके द्वारा प्रकट की जाती है? औसत लागत जब वहाँ होती है तो रेगुलेटर हाइपरबोला बनता है। तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के द्वारा हम औसत लागत को प्रकट कर सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, इसका ए ऑप्शन ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द एक्सप्रेस्ड बाय द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जो औसत लागत वक्र कैसा होता है? सीधी रेखा होता है, यू आकार का। औसत लागत वक्र हमेशा ही यू आकार का होता है आपका। तो एवरेज कॉस्ट इज कर्व इज द यू शेप। अगला आपका है, जो पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत व पूर्ति के बीच खालिस्तान का संबंध होता है, ये ऋणात्मक या धनात्मक? तो दोनों के बीच में पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। लॉ ऑफ द सप्लाई इज स्टेट विच वेयर इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी पॉजिटिव। जो लॉ का डिमांड है उसमें यदि सप्लाई के साथ है तो पॉजिटिव होता है, और यदि प्राइस के साथ है, मांग के साथ है प्राय, तो कीमत का मांग के साथ संबंध है तो आपका ऋणात्मक होता है। यह देखिए संबंध है पूर्ति और कीमत के बीच, इसलिए धनात्मक है। यदि वस्तु की कीमत और मांग के बीच होता फिर ऋणात्मक होता। तो ये हमारा उत्तर क्या बनेगा? धनात्मक उत्तर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा आपका। इसके बाद हम अगले पर चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत कौन निर्धारित करता है? पूर्ण प्रतियोगिता में कोई एक फर्म निर्धारित नहीं कर सकती, इसलिए पूरा बाजार करता। जो बाजार की कीमत है वहीं ले सकते हैं हम। यदि बाजार से ज़्यादा आप कीमत लेंगे तो आपके पास कोई भी खरीदने वाला नहीं आएगा, और ज़्यादा लेंगे तो आपसे कोई खरीदने वाला नहीं आएगा, और कम लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमिन्ड बाय द मार्केट के द्वारा, बाजार के द्वारा होता है। नीचे प्रश्न दिया गया आपका, उन प्रश्नों में 90 और 200 प्रश्न आपका, उसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो यदि आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही, और कारण आर ए कथन की सही व्याख्या करता, आपका उत्तर रहेगा ए। यदि अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, आपका उत्तर रहेगा बी। और यदि आपका अभिकथन ए सही है और लेकिन कारण गलत है तो रहेगा सी। और अभिकथन यदि ए गलत है और लेकिन कारण आर सही है तो आपका रहेगा डी। ध्यान से आपने चारों को पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है,
जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, या कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ये बिल्कुल ठीक होगा। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का ढलान है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और ये ए है आपका, ये कारण है, ये उसकी व्याख्या भी सही करता है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, हम ऊपर दिया था ए है उत्तर हमारा। तो इसका 9वें क्वेश्चन का आपका उत्तर रहेगा ए। बोथ एस एंड ए एंड द रीजन आर द ट्रू रीजन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिटेशन ए, ये आपका उत्तर रहेगा। यदि हम 10वें प्रश्न की बात करें इंग्लिश में, यदि हम 9वें प्रश्न की बात, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, राइट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ द टोटल यूटिलिटी, राइट। और दोनों जो आर है उसकी व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, विलासिता वस्तुओं की मांग बेलोसदार होती है, क्योंकि विलासिता की वस्तु होती है, उनकी मांग करें या ना करें, बिल्कुल ठीक बात है, लोसदार होती है उनकी मांग। कारण जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। ये आपका अभिकथन आपका जो ए है वो आपका ठीक है, सही है, बट जो आपका ए तो ठीक है आपका, बट आर रीजन है वो मुझे गलत लग रहा है, गलत है। क्योंकि जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन से कम होता है, ये बिल्कुल, तो मांग के लोसदार, तो उसे मांग के लोसदार कहा जाता है। जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में परिवर्तन नहीं, यहाँ आगे मांग की लोसदार कहा गया है। कम का मतलब कोई थोड़ा ज़्यादा हो तो भी हो सकता है, तो इसलिए ये फाल्स है आपका। तो आपका उत्तर रहेगा आपका रहेगा ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आपका उत्तर सी रहेगा इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, ये आपके छोटे प्रश्न आपको, इनके लिए मैं आपको की साथ में ऐड कर देता हूँ, उसमें से आप देख करके अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीसरा है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपकी कुल उत्पादन इकाइयाँ दे रखी हैं, कुल लागत दे रखी हैं, परिवर्तन लागत दे रखी है। देखिए 0 उत्पादन है, फिर भी 12 इकाइयाँ लागत आ रही है, इसका मतलब स्थिर लागत आपकी 12 है। तो ये स्थिर लागत तो तीनों सभी में 12 रहेगी आपकी, बट कुल परिवर्तन लागत के पहले में आपकी 0 हो जाएगी, दूसरे में आपकी 18 में से 12 निकाल दें तो आपकी 6 बचेगी। और यदि अगली हम देखें कुल परिवर्तन लागत देखें तो आपकी 21 में से 12 घटा दें 9 आ जाएगी। ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा में भी आया था। सीमांत लागत है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, 12 से पहले कोई नहीं है तो डैश आएगा। और इसके बाद यदि अगली 1 नंबर में, क्योंकि 12 से डैश कोई उत्पादन नहीं है तो सीमांत उत्पादन भी 0 है। जब उत्पादन इकाइयाँ लगी नहीं कुछ, कुल उत्पादन जो 12 है वो तो स्थिर लागत है, इसलिए सीमांत उत्पादन आपका कुछ नहीं होगा। अगला सीमांत उत्पादन 18 में से 12 घटाएं 6 आ जाएगा, और इससे अगला आपका उत्पादन 21 में 18 कराएंगे तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। ये प्रश्न जो मैं आपके थ्योरिकल प्रश्न हैं इनके लिए मैं कि आपको साथ में ऐड कर रहा हूँ, जो बोर्ड ने जारी की है, कैसे कैसे प्रश्न है, बाकी आप बुक में भी देख के इसका कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए दूसरा जो पार्ट है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके हम ऑप्शन टाइप प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन सत्र से, सामान्य कीमत सत्र से, जीडीपी वृद्धि से, उपयोग से भी है। तो यहाँ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सभी है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर डी रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट विद द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड एंड द सर्विस इन द इकोनॉमिक्स, ये भी ठीक है। द जर्नल लेवल ऑफ द प्राइस राइट है, और जीडीपी ग्रोथ ये भी राइट है। तो इसका आंसर आपका बनेगा डी, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी वस्तु अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है? रेडियो, ज़्यादा लंबी अर्ध टिकाऊ की बात, ये तो टिकाऊ वस्तु है, आपका लंबे साल तक चलेगा। कपड़े, दूध, पेट्रोल। दूध और पेट्रोल बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, बहुत ज़्यादा कम टिकाऊ हैं, आपकी यूज़ किए और ख़त्म हो गए। कपड़े हैं जी, ये बार बार यूज़ किए जाते हैं, तो यह टिकाऊ है। रेडियो टिकाऊ है, दूध और कपड़े टिकाऊ नहीं हैं आपकी, अर्ध टिकाऊ है वो आपकी कपड़े हैं। तो आपका यही प्रश्न बनता है। विच इज़ द फॉलोइंग द गुड इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? रेडियो, क्लॉथ, मिल्क एंड पेट्रोल। इसमें आपका बी उत्तर है, क्लॉथ ही है।
परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो परिवार की आय होती है वो हमेशा ही प्रवाह होती है, आप ध्यान रखें। ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा में भी आया था पेपर प्रश्न। तो प्रभाव होता है हमेशा, क्योंकि जो परिवार की आय होती है वो मासिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है, दैनिक हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, और वो जो प्रभाव में होती है वो बार बार आती है, इसलिए हम इसको प्रभाव में गिनेंगे। इनकम ऑफ द फैमिलीज इज द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लॉज। शाख नियंत्रण से आपका क्या अभिप्राय है? शाख की संकुचन, शाख का विस्तार, शाख का संकुचन विस्तार, मुद्रा के तो मतलब ही नहीं है, इसमें दोनों बात होती है नियंत्रण। शाख का संकुचन और विस्तार को कंट्रोल करना ही शाख नियंत्रण कहलाता है। या क्रेडिट कंट्रोल मीन्स द ओनली कंट्रोल नो एक्सपेंसेस ऑफ द क्रेडिट, नो कंट्रोल एंड एक्सपेंसेस ऑफ द क्रेडिट, ये इसका उत्तर बनेगा। मुद्रा मनी की कोई बात नहीं बल्कि शाख की बात है, यहाँ शाख की पूछिए। पूर्ति सीमा अपनी मांग उत्पन्न करती है, कथन किसका है? या जे बी से, हमारा जे बी से अर्थशास्त्री में उन्होंने ये कहा था, वॉज द स्टेटमेंट इज द सप्लाई क्रिएशन इज ऑन डिमांड, जे बी से। उचित शब्दों वाले स्थान भरना है हमने। दो क्षेत्रीय अर्थमंत्र व्यवस्था है, यदि उपभोग आय के बराबर औसत बचत प्रवृत्ति होती है तो वहाँ पर आपकी बचत प्रवृत्ति है वो शून्य होगी। इन द टू सेक्टर, दो सेक्टर, क्लोज इकोनॉमिक्स में यदि टू सेक्टर है और इफ ए कंजम्पशन इज द इक्वल टू द इनकम, आय है वो व्यय के बराबर है, तो आपकी बचत तो है ही नहीं, तो बचत क्या रहेगी? बचत जीरो रहेगी। तो एवरेज प्रोस्पेरिटी इज द सेवल विद जीरो। प्रश्न नंबर 24, खालिस्तान व्यय के लिए संपत्ति बनाता है, तो व्यय कौन सा व्यय? खर्चा आय पे या व्यय पे? दो ऑप्शन दिए हमारे पास। तो यहाँ पर जो पूंजी व्यय सरकार है जो पूंजी पर व्यय करती है वो संपत्ति बनाता है, जिस पूंजी पर जो खर्च कर देगी वो नहीं। आय तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे इन्होंने। एक्सपेंडिचर है क्रिएट द असेट्स फॉर द गवर्नमेंट्स, जो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए। असेट्स है पूंजी, कैपिटल क्रिएट करता है। तो आपका अगर जो 25वां प्रश्न है वो सीमांत, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 1 है तो गुणक क्या होगा? सीधी सी बात है, MPC जब 1 होती है तो गुणक अनंत होता है। यह हमने काफ़ी बार सिलेबस में कराते हुए इसमें आपको करवाया था, तो बार बार इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्जिनल पर्सनलिटी जो MPC 1 देन मल्टीप्लाई विल बी इन्फिनेटिव। ये आपका प्रश्न हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर ये वहीं उसी प्रकार के दो को एक कारण और अभिकथन दिया हुआ है, वही मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। आपका एक क्वेश्चन है, दोनों सही हैं तो ये है, और यदि दोनों सही हैं और अभिकथन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता तो बी लेंगे, और अभिकथन सही है कारण गलत है तो सी लेंगे, और अभिकथन एक गलत है लेकिन कारण सही है तो हम डी लेंगे। तो देखिए मैं इंग्लिश में बहुत असर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला प्रश्न आपका, छात्रवृत्ति एक राजस्व है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी मानने वाली बात है। दूसरी बात आपकी, छात्रवृत्ति से किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, कारण ये भी ठीक है। और जो कारण है वो छात्रवृत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति में निर्माण नहीं होता, वो राज्य सिर्फ सरकार का खर्च करने का है, खर्च करती है, वन वे है, तो इसलिए इसकी भी व्याख्या सही करता है, तो हम इसका उत्तर ए मानेंगे। अकॉर्डिंग टू इसमें both assertions and the A and reason R are the true and reason R is the correct explanation of the assertion A। और इसी प्रकार का आपका 27वां क्वेश्चन भी है, यदि किसी फर्म द्वारा निगम कर का भुगतान राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं होता, बिल्कुल हम शामिल नहीं करते निगम कर को, राष्ट्रीय आय का करते हैं तो उसको घटा देते हैं, तो इसका मतलब ये सही है। निगम कर फर्मों के एक हस्तांतरण भुगतान है, ये भी ठीक है, और इसीलिए हम इसमें को शामिल नहीं करते, इसका मतलब ये कारण है, निश्चय बड़ा उपरले का कारण है, तो इसका उत्तर भी हमारा ए रहेगा। बाकी प्रश्न बच्चों आपके हैं, राष्ट्रीय मापदंड आय विधि, निवेश गुण का अभिप्राय, मौद्रिक नीति के उपाय, कृत राजस्व, और केंद्रीय बैंक के 4 कार्य, पूंजीवाद, काम, घरेलू उत्पादन, कृषि का समुच्चय, समष्टि अर्थशास्त्र। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सारे के सारे मैं इसके बोर्ड द्वारा जारी की भी उत्तरावली आपके साथ जोड़ रहा हूँ, उसको देख लेना। देखो बच्चों ये मार्किंग स्कीम है कि कैसे कैसे मार्क लगाएंगे हम, इसमें किस प्रकार करनी है आपने। उसी सैम्पल पेपर B सेट की मार्किंग है बोर्ड ने जो दी है,
वहीं जो मैंने बताया मांग का सिद्धांत, ये आपके छोटे ऑप्शन प्रश्न हैं, उनको उत्तर मिलान कर सकते हैं, जो बताए गए वही हैं। जहाँ आप 11वां प्रश्न की बात थी वो ये प्रश्न आप देखिए, मांग का नियम चित्र सहित आपके सामने किया हुआ है। इसके अथवा में प्रश्न दिया था पूर्ति वाला, वो भी आपका दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका मांग वस्तुओं के सामान्य एवं घटिया वस्तु वर्गीकृत किया गया था, जिनकी परिभाषा इस प्रकार सामान्य वस्तुओं घटिया वस्तुओं की परिभाषा पूछी थी। 2 नंबर का प्रश्न, एक तरफ इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में, दोनों तरफ से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराया गया था इसी प्रकार का कराया गया था आपको दोनों तरफ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न ये पूर्ण प्रतियोगिता वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका किया हुआ है। बाजार मांग का वक्र, ये व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग दो होती है, यहाँ सिर्फ आपका 2 नंबर का प्रश्न और बाजार मांग पूछी गई है, तो ये आपका प्रश्न रेखा चित्र सहित। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न उत्पादन के कारक, आगे हरासमेन का नियम, और ये चित्र सहित आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आपका मांग में वृद्धि और मांग में कमी पूर्ण रूप से रेखा चित्र सहित आपके सामने है, आपकी बुक की तरह। मांग में वृद्धि दे रखी है और मांग में कमी दे रखी है, दोनों का रेखा चित्र भी नीचे बना करके दिखा रखा है, तो आप इसको अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसका पूर्ण प्रतियोगिता किस अवस्था में संतुलन की मात्रा में होता है, आपका परफेक्ट कंपटीशन कब होता है ये देखिए। और इसका आपकी TRJN की बुक में से चित्र की भी फ़ोटो कापी खींच के लगा रखे हैं। चित्र और तालिका दोनों बनाई हुई, दोनों ही आपने अच्छी तरह से बनानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपका ये है, पूर्ति के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। 7 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। 5 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 5 पॉइंट अवश्य करना। इसके बाद आपका छोटे प्रश्न है 18 से लेकर 27 तक जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 28 देखिए, राष्ट्रीय आय, और इसके अथवा में गुणक वाला प्रश्न था जो नीचे दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 29वां प्रश्न जो आपका 3 नंबर का है, 1.5 नंबर के, 1.5 नंबर का आपका केंद्रीय बैंक किस प्रकार शाख नियंत्रण, मौद्रिक नीति द्वारा और मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं, मॉनेटरी मेजर्स कौन से हैं। और इसके बाद 30वां प्रश्न 4 नंबर का, 2 नंबर की क्रेतर राजस्व प्रणालियाँ व प्राप्तियाँ, और राजस्व क्रेतर के राजस्व प्राप्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आपका। और इसके अथवा में केंद्रीय बैंक वाला प्रश्न था कि इसके क्या काम है, क्या क्या काम करता है। ये 4 कार्य दिए हुए हैं और इसकी परिभाषा दी हुई है बड़े अच्छे से। 31वां प्रश्न आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसके लक्षण, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बड़े साफ सुथरे हल किए हैं, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि ये प्रश्न पत्र भी आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से नंबर लेकर के पास हो जाते हैं। इसके बाद आपका बाजार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशों से प्राप्त आय। इसके बाद 33वां प्रश्न ये आपका किया हुआ है बिल्कुल नगद अनुपात बोधे, जिसके अथवा में दिया हुआ था और में दिया हुआ था नीति अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, तो ये दोनों के दोनों समझाए हुए हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और स्टेटरी लिक्विड रेशियो क्या है, दोनों में अंतर, इन दोनों की परिभाषाएँ। इसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो 34वां प्रश्न है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका सामने आपकी है, बड़े अच्छे से आप करना चाहे आप इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों करें। बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद में किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, वेतन, मजदूरी, समाज शिक्षा वाले को योगदान, निल प्रत्यक्ष कर और अंशल पूंजी जोड़ देते हैं। तो आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP रेट 10 करोड़ आ जाएगा। 10 करोड़ बचे, ये सारे आंकड़े चुने 332 करोड़ हो जाएगा।
और इसमें से यदि आप बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद आ गया, इसमें विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कारक आय जोड़ देंगे और कारक आय निवल प्रत्यक्ष कर और पूंजी कर इसमें घटा देंगे, तो आपका 257 करोड़ रुपए आपका NNP एट द फैक्टर प्राइस आ जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अथवा में जो है वो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपका अथवा में आपको दिया हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन दिया है, या ये न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप ये थ्योरी का प्रश्न भी कर सकते हैं उत्पाद विधि के बारे में। तो ये उत्पाद विधि के बारे में प्रश्न था और इसी के साथ आपका प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट। धन्यवाद, थैंक यू।